हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 12th के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज का जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में या फिर इस्तांबुल में? तो हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव और ऑथर और डायरेक्टर ऑफ माइंस के रूप में काम कर चुके हैं। तो इनको हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको जो है उन्होंने डेवलप किया। कई सारे बुक्स भी जो है इन्होंने पब्लिश की है मैनेजमेंट को लेकर। तो हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था वो 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल टर्की में हुआ था इनका जन्म। और वहीं पर इनकी जो मृत्यु हुई थी, डाइड 19 नवंबर 1925, 84 ईयर्स की एज में जो इनकी डेथ हुई थी पेरिस, फ्रांस में। क्लियर? तो इनको हम फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था और ये जो है फ्योलिज्म के नाम से भी जो है इनको हम जानने जाते हैं। तो इस्तांबुल टर्की में 29 जुलाई 1841 को इनका बर्थ हुआ था और डेथ कब हुई थी? 19 नवंबर 1925 को पेरिस, फ्रांस में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन 4 दैट इज इस्तांबुल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज नियोजन क्या होता है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग शॉर्ट टर्म होता है, प्लानिंग मिडिल टर्म होता है, प्लानिंग लॉन्ग टर्म होता है, प्लानिंग फॉर ऑल टर्म। तो यानी कि प्लानिंग में हम क्या करना है, कैसे करना है, वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्लियर? तो अब ये जो प्लानिंग है ये कम समय के लिए भी हो सकती है, ये मिडिल टर्म के लिए भी हो सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। यानी कि आप 1 से 2 हफ्ते के बाद कोई काम करना है उसके लिए भी प्लानिंग आज कर सकते हो, या फिर अगले साल कोई काम करना है उसके लिए प्लानिंग आज कर सकते हो, या फिर 5 साल 10 साल बाद की भी प्लानिंग आज आप कर सकते हो। यानी कि ये सभी टर्म के लिए प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज फॉर ऑल टर्म। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है, इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो किसी भी एंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है? उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट जो उच्च प्रबंध होता है, मिडिल मैनेजमेंट जो मध्यम प्रबंध होता है, लोअर मैनेजमेंट जो निम्न प्रबंध होता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो संचालक मंडल होते हैं। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट होते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा जो है या शेयर होल्डर द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए। क्लियर? तो इंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी इंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कौन स्टैब्लिश करेगा? टॉप मैनेजमेंट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? टॉप मैनेजमेंट कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। क्लियर? और वो उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए। क्लियर? यानी कि कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है तो पूरी अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। दे आर द हाईएस्ट मैनेजर बेस्ड ऑन द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीईओ हो गए, एमडी हो गए, तो ये सब टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं और इनके पास जो है अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट द स्टडी ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि व्यावसायिक वातावरण में किस चीज का अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन है सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट कानूनी वातावरण और कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी उत्पादन अनुपात। तो इन 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट में हम नहीं करते हैं? क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट आप सबको पता है कि क्या है, कि बिजनेस जहाँ पे रन कर रहा है उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। वो सारे फैक्टर्स चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है हम सोशल एनवायरनमेंट यानी सामाजिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट यानी कि कानूनी वातावरण, इन तीनों को ही स्टडी करते हैं। लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी उत्पादन अनुपात ये हम बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं करते। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है टॉपिक हो जाता है। क्लियर? तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होता है वो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल को हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं और एक्सटर्नल को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कस्टमर, ओनर, इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन, कंपटीटर, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में हो गया। वहीं पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो इसको हम स्टडी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा है जिसकी हम स्टडी नहीं करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में? तो ऑप्शन नंबर 4 कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी उत्पादन अनुपात का स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं किया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज डीम्ड अनसुटेबल फॉर अ बिजनेस इंटरप्राइज। तो देखिए लीड करने का अलग अलग स्टाइल होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज को लीड करने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो यहाँ पर चार आपको ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टाइल है जो कि बिजनेस इंटरप्राइज में लीडरशिप स्टाइल को अनसुटेबल माना गया है, यानी कि उसको अनुपयुक्त माना गया है। निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली एक व्यापारिक उपक्रम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? कंसल्टेटिव स्टाइल यानी कि परामर्शदात्री शैली, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल यानी कि नौकरशाही शैली, पार्टिसिपेटिव ग्रुप स्टाइल यानी सहभागी समूह शैली, या फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल यानी कि उपलब्धि अभिमुखी शैली। तो कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसको अनसुटेबल माना गया है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए? देखिए कंसल्टेटिव में क्या होता है कि हम यहाँ पर आप जो है एम्प्लॉय से जो लोअर लेवल हैं उनसे जो है आप कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप एम्प्लॉय को साथ में लेके चलते हैं। कंसल्टेटिव में, पार्टिसिपेटिव में भी आप साथ में लेके चलते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल में यहाँ पर क्या होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो है वहाँ पर आप ज़्यादा प्रमोट करोगे, ज़्यादा मोटिवेट करोगे, उसको जो है वहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड वहाँ पर दिया जाता है। तो ये तीनों स्टाइल जो है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सही है, क्योंकि देखिए होता है ना कि टारगेट बेस, जो ज़्यादा सेल लेके आएगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो कम सेल लेके आएगा उसको कम इंसेंटिव मिलेगा। तो ये बिजनेस एंटरप्राइज में ये रूल भी चलता है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या है? ये नौकरशाही शैली है। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे हायरार्की, अथॉरिटी और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर बॉसिज्म ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पार्टिसिपेशन जो होता है एम्प्लॉय का ये कम होता है मैनेजमेंट डिसीजंस में, और जो बॉस ने बोल दिया वो एम्प्लॉय को करना है, एम्प्लॉय का चाहे मन हो चाहे ना हो। तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में क्या है कि एम्प्लॉय जो है डरे होते हैं, एम्प्लॉय जो अपने बॉस को कोई सजेशन नहीं दे सकते, एम्प्लॉय जो है वहाँ पर अपने बॉस से कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज में लीड करने के लिए एम्प्लॉय को ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है वो सही तरीका नहीं माना जाता, ये अनुपयुक्त होता है। तो ऑप्शन सेकंड ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रेगुलेशन। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड डज नॉट इन्वॉल्व एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है वो अनसुटेबल है बिजनेस एंटरप्राइज में लीड करने के लिए एम्प्लॉय को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो नियंत्रण करने की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा जो है नीचे दिए ऑप्शन में से इंक्लूड किया जाता है उसके प्रोसेस में। तो आपको बताना है कि नीचे दिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोसेस में, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में इंक्लूडेड है। ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण, बजट एनालिसिस वेरिएशन, विचलनों का विश्लेषण, या फिर मैनेजरियल ऑडिट, प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने प्लान किया था उसके हिसाब से जो एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो चल रही है। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर दी प्लान। तो जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, इस चीज को इंश्योर करना ही क्या होता है? कंट्रोलिंग होती है। तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मली 5 स्टेप जो है वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड को सेट करते हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको मेजर करते हो। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको कंपेयर करते हो। फिर जो भी डेविएशंस होते हैं उसको आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो, यानी कि जो भी वेरिएशंस हैं उसको एनालाइज करोगे, और फिर अगर ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो आप क्या करोगे? वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेते हो, यानी कि उसको करेक्ट करोगे। जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी वेरिएशंस हैं, जो भी चेंजेस हैं, उनको वहाँ पर आप जो है करेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स मेथड यूज करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ पर एनालाइजिंग वेरिएशन आप देखेंगे, ये प्रोसेस कंट्रोलिंग टेक्निक के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री, एनालाइजिंग वेरिएशन। ये जो है कंट्रोलिंग टेक्निक के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बाकी ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट, मैनेजरियल ऑडिट, ये जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस में नहीं आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉय जब कोई नया बंदा रिक्रूट होता है, कोई नया एम्प्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है, तो सबसे पहले उसको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उसको बताया जाता है कि कैसे किसी काम को परफॉर्म करना है। क्लियर। कोई मशीन चलानी है तो पहले उसको ट्रेनिंग जाएगी उस मशीन को कैसे चलाना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रेनिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है नीचे दिए ऑप्शन में से। लर्निंग प्रोसेस, ये सीखने की प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है। या फिर नेचुरल प्रोसेस, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ट्रेनिंग क्या है? तो देखिए ट्रेनिंग में लर्निंग प्रोसेस है, भाई वहां पर क्या है कि एम्प्लॉय को सिखाया जा रहा है कि कैसे कोई काम करना है। ट्रेनिंग जो है ये कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर आपको एक तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से और जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको जो है ट्रेनिंग हर साल, 2 साल, 3 साल में आपको वहाँ पर दे दी जाती है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और ट्रेनिंग में आप एक गोल सेट करते हो कि उसको क्या सिखाना है और उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हो, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस, ट्रेनिंग अपने आप नहीं हो जाती, ट्रेनिंग आपको देना पड़ता है। वहाँ पर जो है गाइड होगा, आप होंगे, सीखेंगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद ही जो है आप वहाँ पर एक्सपर्ट
होंगे अपने फील्ड में। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक प्रक्रिया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रेनिंग की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशलाइजेशन ये तीनों ही प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड ये क्या है, ये तो मोटिवेशन थ्योरी है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो पूछा गया था कि कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। निम्न में से कौन भर्ती का बाह्य स्रोत नहीं है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब एम्प्लॉय आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज को, जो बाहर कैंडिडेट हैं, उनको स्टिमुलेट करते हो कि वो आपके यहाँ पे जो भी वैकेंसी है उसके लिए आके अप्लाई करें। फिर जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हो, जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन के बाद, इंटरव्यू के बाद। क्लियर। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि जो रिक्रूटमेंट के डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन, ट्रांसफर, अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिफर्ड एम्प्लॉयज। तो ये क्या है, ये इंटरनल सोर्स है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली हो गई है तो आप अपने यहाँ पे ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट से किसी बंदे को जो है उस पोस्ट पे बैठा सकते हो, या फिर किसी को प्रमोट कर दिया, या फिर किसी दूसरी जगह पे कोई आपका कोई दूसरा ब्रांच है, उस दूसरे ब्रांच से अपने ब्रांच में आपने किसी को ट्रांसफर कर लिया। तो इन तरीके से जो है आप अपने यहाँ पर जो भी वैकेंसी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये इंटरनल सोर्स हो गए। वहीं पर एक्सटर्नल सोर्स में क्या हो गया कि आप एडवर्टीजमेंट दिखाओगे, फिर लोग आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर आप जो है उनमें से सिलेक्ट करोगे। कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो गए, जहाँ से आपको जो है कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे आपके जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है भाई, और कंपनी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो ये एक्सटर्नल हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, ये भी जो है क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आप रोजगार कार्यालय में जाओगे, वहाँ पर जो है आप कॉन्टैक्ट करोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए। लेकिन प्रमोशन ये क्या है, ये इंटरनल सोर्स है। प्रमोशन में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे ही कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसी को प्रमोट करके जो है किसी हायर पोजीशन पे जो भी वैकेंट हुई थी वहाँ पर पोस्ट कर सकता है उसको। तो ये इंटरनल सोर्स है, जो इंटरनल सोर्स है वो प्रमोशन हो गया। क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, प्रमोशन इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पूछा गया था कि कौन सा एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन 2 प्रमोशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखिए कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए दो मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उसको जो भी रियल सिचुएशन है जॉब की वहीं पर बैठाकर उसको ट्रेनिंग दे, या फिर जो रियल सिचुएशन है उसका डुप्लीकेट बना के या फिर किसी दूसरी जगह पर उसको जो है ट्रेनिंग दी जाए, तो उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एक्चुअली जॉब को परफॉर्म करना है वहीं पर ट्रेनिंग देना ऑन द जॉब, और जहाँ पर जॉब परफॉर्म करना है उससे हट कर कहीं और जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वो ऑफ द जॉब होता है। तो अब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के डिफरेंट मेथड होते हैं ट्रेनिंग के। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जैसे कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हो गया, कोचिंग हो गया, मेंटरिंग हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया, कमिटी असाइनमेंट्स हो गया, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जहाँ पर जॉब करना है वहीं पर आप ये जो है इसके जरिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। वहीं पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, आप जो है नकली इन्वायरमेंट बनाकर वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, रोल प्लेइंग करवा रहे हो, लेक्चर्स दे रहे हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या फिर बिहेवियरली एक्सपीरियंस ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो डिफरेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वहाँ पर डिफरेंट मेथड होते हैं जहाँ पर ऑफ द जॉब भी आप जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कौन सा मेथड नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, 1 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। जो ऑफ द जॉब है उसको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो शिशु प्रशिक्षण होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर जहाँ पर जॉब करनी होती है, यानी कि रियल लोकेशन पे ही जो कैंडिडेट को बुलाया जाता है और वहीं पर बैठाकर उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होगी, ये ऑन द जॉब हो गई। जॉब रोटेशन है, यहाँ पर क्या है कि आपको एक जॉब कर रहे थे, आपको घुमाकर दूसरे जॉब पे भेज दिया गया, यानी कि आप अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पे थे, अब आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी ऑन द जॉब है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी क्या है, ऑन द जॉब है। क्लियर। यहाँ पर आपको जो है आपके गाइड के साथ जो है आपको वहाँ पर एक गाइड अपॉइंट कर दिया, तो उस गाइड के अंदर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये भी क्या है,
है? ऑन द जॉब है। लेकिन रोल प्लेइंग मेथड ये क्या है? ऑफ द जॉब है। रोल प्लेइंग में आप किसी का रोल करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर आपको लर्निंग, ट्रेनिंग दी जाती है। तो रोल प्लेइंग मेथड ये ऑफ द जॉब है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रोल प्लेइंग मेथड भूमिका निर्वाह पद्धति। ये जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। तो ये जो है क्वेश्चंस थे बिज़नेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।